आने वाले सोमवार यानी 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। पिछले साल 2024 में 9 जून को ही उन्होंने शपथ लिया था। पिछले साल 9 जून की स्थिति अलग थी। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें ही जीत पाई थी। उनको सहयोगी दलों के सहयोग से पहली बार सरकार बनानी पड़ रही थी। सरकार में 61 भारतीय जनता पार्टी के सांसद शामिल हुए थे और जबकि 11 बाहर के सहयोगी दलों के सांसदों के जरिए सरकार बनानी पड़ी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये एक ऐसी स्थिति थी, पहली बार वो ऐसा सामना कर रहे थे जब उन्हें सहयोगी दलों की जरूरत आवश्यकता बिल्कुल घोषित तौर पर पड़ रही थी। कहते थे अलायंस पॉलिटिक्स आपको बहुत कुछ सिखा देता है। उससे पहले 303 थी भारतीय जनता पार्टी की संख्या, तो बड़ा आसान था दूसरा कार्यकाल में 303 में जब भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चला रहे थे। इस बार बहुत सारे अलायंस पार्टनर के ये लेकिन कहते हैं मोदी अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ये पहला साल तक बिल्कुल नहीं लगने दिया उन्होंने कि कोई दबाव है उन पर किसी ढंग का अलायंस का। वो अपने मर्जी से ही चलते रहे। हालांकि ये पहला कार्यकाल इसलिए भी याद किया जाएगा, थोड़ा सा दाग लगा है। पहलगांव की इस घटना की वजह से उन्हें सिर्फ अपने सहयोगी दलों की नहीं बल्कि सर्वदलीय की जरूरत पड़ी। एक नेशनल कंसेंसस के टाइप से उन्हें चलने की जरूरत पड़ी। इससे पहले बिल्कुल बेबाकी से चल रहे थे। तो पहले साल में ये हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। ये अलग है कि जो 51 सांसदों उन्होंने सर्वदलीय समूह से चुना, अलग अलग दल से जुटा, उसमें से कई सांसद बहुत शानदार परफॉर्म कर गए। ऐसा लगता है कि आरएसएस से आने वाले लोग उस ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस ढंग से तकरीर किया अब्दुल्ला ओवैसी ने विदेशों में जाके आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो बैशिंग की। इसलिए सलमान खुर्शीद ने जो बैशिंग की वो अद्भुत था। शशि थरूर कहने ही क्या, उन्होंने अपने हिसाब से मोर्चा लिया। ये सारे लोग दूसरे दलों से आए, प्रतिपक्षी दल से आए और जो विरोध में खड़े होते थे, लेकिन इन सब ने एक राष्ट्रीय सरकार का बोध कराते हुए, राष्ट्रीयता का बोध कराते हुए शानदार तकरीर की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये देखना पड़ा, ये आजमाना पड़ा कि बाकी दलों के लोग विदेशों में जाकर उनसे अच्छा तकरीर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। जो एक एम्बेसडर है वो अपने आप को मानते थे दुनिया भारतीयता के एम्बेसडर है, लेकिन इस बार कांग्रेस के सांसदों ने, अब्दुल्ला ओवैसी ने, विपक्ष के सांसदों ने जाकर बताया कि नहीं, मौका मिलने पर कोई भी ऐसा एम्बेसडर हो सकता है। और शानदार तकरीर की तारीफ पूरे देश में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी को अब एहसास हो रहा है कि उनको मंत्रिमंडल को और प्रखर बनाना चाहिए। अगले 4 साल तक उनको इस तीसरे कार्यकाल को निभाना है और इसी 4 साल के अंदर कई चुनाव उनके सामने आने हैं। अभी बिहार का चुनाव सिर पर है, उसके बाद बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों का चुनाव है। विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। उन सब चुनावों के मद्देनजर क्या 9 जून को पहली वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में व्यापक बदलाव करना चाह रहे हैं? जैसा कि हमने कहा कि 72 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 61 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी इन 61 में कई सोए हैं, कई सुस्त हैं। प्रधानमंत्री खुद ही मंत्रियों का जो रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते रहते हैं, देखते रहते हैं, आंकते रहते हैं। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो अपने ब्यूरोक्रेसी के साथ ठीक से तालमेल से बात नहीं कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने सरकार के कामों को जमीन तक नहीं उतार पा रहे हैं, श्रेय नहीं ले पा रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये क्राइसिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है। इसलिए जाहिर तौर पर चाहते हैं अपने मंत्रिमंडल को और प्रखर और तीक्ष्ण बनाना, युवा बनाना, यंग बनाना, वो उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना उनका एक लक्ष्य है। तो ये मुमकिन है कि 9 जून को जो पहली वर्षगांठ बन रही हुई सरकार की, तो मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल की बात हो। ऐसा नहीं है उनके पास सांसदों की कमी है। इस बार जिस ढंग से सर्वदलीय मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी करीब के लोगों ने परफॉर्म किया, जैसे मिलन देवड़ा की बात करें हम, जो शिंदे गुट से सांसद हैं, उनको मंत्रिमंडल में आना बाकी है। उनका परफॉर्मेंस शानदार रहा। शशि थरूर की टीम में थे, वो शशि थरूर से कम नहीं थे। अमेरिका में जो बात कर रहे थे वो आतंकवाद के खिलाफ। इतना ही नहीं, इसके अलावा श्रीकांत शिंदे हैं जो एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना के अध्यक्ष के पुत्र हैं। श्रीकांत शिंदे का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। इसके अलावा जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, उनका सरकार में आने का रास्ता खुला है। इस बार जिस ढंग से उन्होंने ये सर्वदलीय सांसदों प्रतिनिधिमंडल परफॉर्म किया है। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर है, कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने का रास्ता खुल रहा है। बिहार चुनाव के मुताबिक ये जरूरी लग रहा है, ये उस मुमकिन है। इसके अलावा चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसके रामविलास गुट के, तो वो अकेले केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उनकी पार्टी से 5 सांसद है। 5 सांसदों में 2 और लोग बड़े महत्वपूर्ण है वहाँ। एक अरुण भारती जो खुद चिराग पासवान के बहनोई है, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और एक शांभवी चौधरी जो बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री है और सबसे कम उम्र की सांसद है, महिला है, युवा है। ये 2 चीजें उनकी आहर्ता पूरी हो रही है। ये मुमकिन है उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले।
आने वाले दिनों उनके जाति समीकरण में वो फिट बैठते हैं, और इसलिए भी चिराग पासवान के गुट से केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने की संभावना बढ़ गई। चिराग पासवान ने खुद ही कहा है कि उनका दिल्ली में मन नहीं लग रहा है और बिहार जाना चाह रहे हैं। तो एक ढंग से ये मैसेज भी जाएगा कि हाँ, चिराग पासवान को एक मौका दिया जा रहा है, उनकी पार्टी के बाकी लोगों को शामिल करके वो फ्री किया जा रहा है। अभी तत्काल उनको हटाया तो नहीं जा सकता है, ऐसा मुश्किल है, लेकिन उनके दल के बाकी लोगों को शामिल करके एक मैसेज जा सकता है कि हाँ, अगर चिराग पासवान बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं बिहार चुनाव के मुतालिक, जो कि नवंबर में नतीजे आने हैं, मुख्यमंत्री वहाँ बनना है, तब चिराग पासवान मुक्त हो सकते हैं दिल्ली से, और ये रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाना है। तो इस लिहाज से इतना ही नहीं, बिहार में और भी बीजेपी के बहुत से नेता हैं जिनका परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है दिल्ली में आकर के, उसकी उपयोगिता भी होनी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल व्यक्ति को बिहार चुनाव में, जो अभी चुनाव प्रचार का वक्त आ रहा है, उसमें फायदा हो सकता है। तो उसमें कौन से नए चेहरे आते हैं देखने वाली बात है। नित्यानंद राय जो उस ढंग से नहीं उनके साथ प्रयोग किया गया, काफी समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा गया, जो एक खनक बनती है केंद्रीय मंत्रिमंडल को, उस ढंग से नित्यानंद राय नहीं बना पाए यादव समाज से आने के बावजूद। तो ये देख रहा है कौन किस ढंग से वो बिहार में कौन कौन से नए चेहरे आते हैं। इस हिसाब से बंगाल से कुछ नए चेहरे आने हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु से कुछ नए चेहरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो कतार में लोग खड़े हैं, जो यंग हैं, जो सरकार के बारे में बेहतर तकरीर कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी से बेहतर अलायंस करके चीज़ों का इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, धरातल पर ला सकते हैं, उसमें राम माधव एक बड़े नाम है, आरएसएस से आए हुए व्यक्ति हैं। वो उनको इंतजार है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का, अगर संगठन को कोई मजबूत जगह नहीं मिलता। तो इसके अलावा अनुराग ठाकुर भी अभी खाली है, उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना था पिछले साल ही, लेकिन अब तक क्यों नहीं शामिल हुए, उसका इंतजार हो रहा है। क्या संगठन उनको बहुत बड़ा भूमिका मिल रही है। इसी ढंग से अन्नामलाई हैं, के अन्नामलाई तमिलनाडु से हैं, वहाँ से खाली हुए हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो खाली हैं। क्या उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलता है ताकि वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर चुनाव प्रचार में, तमिलनाडु के चुनाव में अपनी अहम भूमिका अदा कर पाए। ये सारे नाम हैं। इसके अलावा जो बड़ा नाम है कि मुरली देवड़ा का नाम है, जो शिंदे गुट के सांसद है, जिन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया, अमेरिका हो या कहीं हो, शशि थरूर की टीम में थे। उन्होंने जिस ढंग से तकरीर किया, काफी पिछले साल ही उनका इंतजार था कि उनको शामिल किया जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल में, वो नहीं हो पाया। इसी ढंग से श्रीकांत शिंदे हैं, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल शामिल होना है। तो ये सारे नाम है, कई नाम है, युवा हैं, इसका फिर यंग है, इसके अलावा कुछ महिलाएं हैं, उनको भी जगह मिलनी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। एक बड़ी बात होनी है, वो कह रहे हैं कि इस बार कोई मुस्लिम चेहरा जरूर होगा मंत्रिमंडल का विस्तार जब भी हो। वो इसलिए कि जिस ढंग से अब्दुल्ला ओवैसी, सलमान खुर्शीद जैसे व्यक्ति ने भारतीय पक्ष को मजबूती के साथ विदेशों में रखा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से रखा है, जिस ढंग से पाकिस्तान का एक ये बनता है, वो बार बार कहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो उसका जवाब तो सेना ने सोफिया कुरैशी के जरिए जरूर दिया। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में ऐसा कोई मजबूत चेहरा हो सकता है अगर पासवान मुस्लिम चेहरा हो तो ज़्यादा अच्छा, तो वो ज़्यादा मास कन्वर्टर होगा, वोट कन्वर्टर होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और दुनिया के मंचों पर बेहतर छवि ला सकता है। एक बात तो साफ हुआ है इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से कि ये जरूरी नहीं है कि अच्छा तकरीर देने वाला, राष्ट्रीयता की बात करने वाला सिर्फ आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए। हाँ, वो शशि थरूर जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आ सकते हैं, हाँ अब्दुल्ला ओवैसी भी उसमें से हो सकते हैं, जो बेहतर तकरीर कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में अपनी बात रखने में बेहतर तरीके सुने जा सकते हैं। सलमान खुर्शीद भी यूसुफ सिंह नाम है, इन सब ने साबित किया है। कोई जरूरी नहीं है, यही बात है कि भारत में बार बार एक राष्ट्रीय सरकार की बात होती है जिसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, तो क्या आने वाला मंत्रिमंडल बदलाव एक राष्ट्रीय सरकार की छवि देगा? ये भी संभव है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर चौंकाते हैं। बरबस को उनका जो फैसला होता है कि हमेशा नया नाम, नया चेहरा जिसके बारे में कोई अटकल न लगा जा पाए, पर उसको जगह देते हैं, उसको परफॉर्म करने का मौका देते हैं। इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है मिलन देवड़ा की ओर देखना, बेहद महत्वपूर्ण है श्रीकांत शिंदे की ओर देखना। हाँ, एक बड़ी बात है कि बार बार ये संकेत मिल रहे हैं एनसीपी की ओर से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, खासकर शरद पवार गुट की ओर से। ये उन्होंने, शरद पवार ने, खासकर बुजुर्ग नेता ने कहा है कि केंद्र में शरद पवार गुट का क्या रुख होगा वो उनकी बेटी सुप्रिया सुले करेगी। सुप्रिया सुले ने जिस ढंग से परफॉर्म किया सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में, अपने संसदीय या अपने वाक्पटुता की क्षमता दिखाई है, भारत का पक्ष रखा है, उसमें एक संभावना बनती है कि एनसीपी शरद पवार केंद्र सरकार में शामिल हो, पूरी महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाए और सुप्रिया सुले की जगह मिले। इसके अलावा जो बड़ा नाम है कि शिवसेना में एक चेहरा है वहाँ, वो प्रियंका चतुर्वेदी का चेहरा है। महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल की देने की बात होगी तो मुमकिन है उनको राज्यसभा में है कोई नया ऐसा रास्ता निकाला जाए
कि उनको प्रियंका चतुर्वेदी को बीजेपी की तरफ लाया जाए, इसके बारे में बार बार संकेत मिल रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति। सुप्रिया सुले और प्रियंका चतुर्वेदी का भविष्य क्या होता है, ये आगामी मंत्रिमंडल विस्तार, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से ये साफ होने वाला है। तो ये सारे चेहरे हैं, बहुत अहमियत वाले चेहरे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं अगला 4 साल हो इस कार्यकाल का, वो शानदार हो, और वो ऐसा होगा जिसमें कि कुछ चेहरे, ऐसा नहीं है इस मंत्रिमंडल से हटाए नहीं जाएंगे। कई नाम ऐसे हैं जिनके बारे में खुल के बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्योतिराज सिंधिया का है, वो बार बार खिसकते खिसकते पीछे चले जा रहे हैं। अभी हाल में जिस ढंग से उन्होंने ग्वालियर के सांसद के साथ एक ट्रेन को लेकर विवाद किया है, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से नहीं जा रही सार्वजनिक पटल पर। प्रधानमंत्री मोदी की नजर इन बातें हैं, और इन सब का ख्याल रखा जाएगा कि कौन हटाए जाएंगे, कौन नए लाए जाएंगे, ये सब कुछ प्रधानमंत्री को तय करना है। वो हमेशा उनकी बातें जो वो तय करते हैं वो सार्वजनिक पटल पर उस ढंग से चर्चा का विषय नहीं होती हैं। तो देखना जरूरी है कि 9 जून को क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल होता है तो कौन कौन से मंत्रालय बदले जाते हैं, किनको कहाँ कहाँ भेजा जाता है, क्या यथावत रहने वाला रक्षा मंत्रालय, यथावत रहने वाला अमित शाह के पास गृह मंत्रालय, ये बड़े मंत्रालय पर भी नजर होगी। और इसके अलावा कौन नए चेहरे आने हैं, कौन जाने हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अगर बदलाव होता है तो जाहिर तौर पर एक व्यापक बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा, एक प्रभावी बदलाव होगा। और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जिस ढंग से राष्ट्रीय सरकार बनाने की स्थिति पैदा हुई है, मंत्रिमंडल का स्वरूप भी उसी राष्ट्रीय सरकार का अनुरूप होगा, जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आरएसएस के संघ के पृष्ठभूमि के लोग ही भारत सरकार के प्रति तकरीर करते नजर आए। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग भी, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा बहुत शानदार काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में आकर के, कांग्रेस, इसी ढंग से बहुत सारे लोग आ सकते हैं। मुस्लिम चेहरा भी हो सकता है। ये प्रधानमंत्री अपने फैसले से बार बार चौंकाते हैं। तो देखना है कि ये मंत्रिमंडल का जो नया बदलाव होने की बात हो रही है, उसमें किस ढंग से प्रधानमंत्री चौंकाते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी संगठन में ही बदलाव की बात आ रही है, बड़ी व्यापक बदलाव की बात आ रही है। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को फ्री हैंड दिया जाना है कि सरकार से किन लोगों को अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं। ये भी संभव है कि बहुत सारे मंत्रियों की इसलिए छुट्टी हो जाए कि उन्हें बीजेपी संगठन में महत्वपूर्ण जगह दिया जाना है। आने वाला चुनाव, राज्यों के चुनाव के मद्देनजर, बिहार तमिलनाडु चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, इन चुनावों के मद्देनजर बहुत कुछ बदलाव होना है। और क्या होना, किस ढंग से होना है, लोग कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों में आमूलचूल बदलाव का रूप होगा। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, कौन से नए चेहरे आते हैं, कौन से जाते हैं, कहाँ जाता है, कौन कहाँ फिट होता है, किसको परफॉर्मेंस कमी के आधार पर हटा दिया जाता है, किनको मौका दिया जाता है परफॉर्मेंस चमकने का। नमस्कार, धन्यवाद, इंतजार कीजिए मेरे साथ।